हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। नाबार्ड ग्रेड ए 2026 का एग्जाम होने वाला है और हम लोग उसके लिए एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें अब तक 19 सेशंस हो चुके हैं। सेशन 20 चल रहा है। सेशन 20 का पार्ट 4 होगा ये वाला। अब तक 3 पार्ट्स इसके हो चुके हैं। यूनिट चल रही है इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज, जिसमें हम लोगों ने इकोलॉजी को बिल्कुल बेसिक से समझने की पढ़ने की कोशिश करी और काफी सारे टॉपिक्स हमने ऑलरेडी इसमें कर लिए हैं। इस यूनिट में थोड़ा सा बचा है, 2 पार्ट और रहेंगे, ये वाला और एक नेक्स्ट पार्ट, और फिर ये यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है नाबार्ड GRA, नाबार्ड ग्रेड ए के लिए, और ये मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है नाबार्ड ग्रेड ए। इन्हें आप लोग ज्वाइन कर लीजिए एग्जाम रिलेटेड डिस्कशंस और पीडीएफ्स के लिए, अगर अभी तक आप लोग ने ज्वाइन नहीं किया है तो। सिलेबस की बात करें तो ये हम लोगों का सिलेबस है इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज, जिसमें इकोलॉजी एंड इट्स रेलेवेंस टू मैन हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट के अंदर करा था। नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन हम लोगों ने सेकंड पार्ट में करा। कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज और ग्रीन हाउस गैसेस, मेजर GHG एमिटिंग कंट्रीज, ये हम लोगों ने थर्ड पार्ट के अंदर करा। फिर क्लाइमेट एनालिसिस, डिस्टिंग्विश बिटवीन अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन भी हम लोगों ने थर्ड पार्ट में करा था। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्या है एग्रीकल्चर के अंदर, लाइवलीहुड में, और कार्बन क्रेडिट, ये हम लोग इस पार्ट के अंदर करने वाले हैं। कार्बन क्रेडिट इस पूरे वीडियो का या फिर पूरी यूनिट के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक रहेगा, क्योंकि अभी रिसेंटली फेब में, मार्च में कार्बन क्रेडिट रिलेटेड हमारे जो नेशनली डिटरमाइंड टारगेट्स होते हैं या कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं, उसकी भी हमारे पास न्यूज़ आई थी, जो हम लोगों ने फेब और मार्च के गवर्नमेंट स्कीम्स में ऑलरेडी कवर किया हुआ है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ से आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक क्वेश्चन आपके प्री में या फिर आपके मेंस में डेफिनेटली आने वाला है। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्या होता है एग्रीकल्चर और रूरल लाइवलीहुड पे? तो क्लाइमेट चेंज, ये तो मैं समझ आ ही चुका है अब तक कि एग्रीकल्चर के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंजेस में से एक है। अब एग्रीकल्चर हमारा इन सभी क्लाइमेट फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, चाहे वो टेम्परेचर हो, रेनफॉल हो, ह्यूमिडिटी हो, सनशाइन हो, सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। और इन चीज़ों में अगर कोई भी चेंज होता है तो वो डायरेक्टली हमारे क्रॉप प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है, लाइव स्टॉक को अफेक्ट करता है, फिशरीज को, फॉरेस्ट्री को, या फिर जो हमारी रूरल लाइवलीहुड, या फिर जो हमारी रूरल कम्युनिटीज़ हैं जिनका लाइवलीहुड इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है, खेती पर, पशुपालन पर, तो उन सबके लाइवलीहुड को अफेक्ट करता है। अब क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें तो बहुत बड़ा जो चंक है हमारी पॉपुलेशन का वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है, चाहे उनका इनकम हो या एम्प्लॉयमेंट हो। तो क्लाइमेट चेंज उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर आता है, जैसे फूड सिक्योरिटी को लेकर रिस्क हुए, रूरल लाइवलीहुड को लेकर रिस्क हुए, या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम पे रिस्क हुए। एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट होता है क्लाइमेट चेंज से? अब क्योंकि एग्रीकल्चर हमारा ज़्यादा क्लाइमेट सेंसिटिव सेक्टर है, चाहे हमारी क्रॉप की ग्रोथ हो, लाइव स्टॉक का प्रोडक्शन हो, या फिशरीज हो, ये वेदर पे और क्लाइमेटिक कंडीशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ेगा या इरेगुलर रेनफॉल होगी या एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होंगे, या फिर एटमॉस्फेरिक CO2 बढ़ेगी, इस सब से हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, और सिर्फ हमारा नहीं, पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑल्टर होने लगता है। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट रीजन टू रीजन वेरी कर जाएगा, सॉइल टाइप पे भी डिपेंड करता है, ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे नहीं, टेम्परेचर के साथ सॉइल की आपकी क्या टाइप है, वाटर अवेलेबिलिटी कैसी है, क्रॉपिंग सिस्टम कैसा लिया है, अडेप्टिव कैपेसिटी कैसी है। जो हमारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, क्योंकि उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं, लिमिटेड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी होता है, और लिमिटेड ही फाइनेंशियल सपोर्ट होता है। मेजर इम्पैक्ट की बात करें तो राइजिंग टेम्परेचर से देखो क्या होता है। अगर टेम्परेचर हमारा ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा, क्रॉप की ग्रोथ बढ़ेगी, जिसकी वजह से क्रॉप की ड्यूरेशन कम हो जाएगी और ग्रेन फिलिंग पीरियड्स कम हो जाएंगे। टेम्परेचर ज़्यादा होने से क्रॉप जल्दी जल्दी बढ़ेगा। जब क्रॉप जल्दी बढ़ रहा है तो हर क्रॉप को पकने के लिए जो समय चाहिए वो कम समय मिलेगा। भाई मान लो किसी क्रॉप को 1 महीना लग रहा था पूरा पकने में, तो 1 महीने में वो जितना अच्छे से पक रहा था, अब वो मान लो 20 ही दिन में पक गया, तो जो ग्रेन बन रहा था उसका, जो अनाज का दाना बन रहा था, वो छोटा रह जाएगा। हीट स्ट्रेस होगा तो उससे फ्लावरिंग और ग्रेन फॉर्मेशन रिड्यूस होने लग जाएगी। जब फ्लावरिंग कम हो जाएगी, ग्रेन फॉर्मेशन कम हो जाएगा, तो क्रॉप यील्ड और क्वालिटी भी हमारी कम होने लग जाएगी। अब चाहे वीट हो, राइस हो, मेज हो, पल्सेज हो, ये हाई टेम्परेचर के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, स्पेशली ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव स्टेजेस। इंक्रीज एवापोट्रांसपिरेशन, एवापोट्रांसपिरेशन बढ़ जाता है तो फिर वाटर रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएंगी। रेनफॉल पैटर्न की बात करते हैं, अगर बारिश के पैटर्न में चेंज हुआ, अब हमारा जो अब हमारे जो खेती बाड़ी में इरिगेशन यूज हो रहा है वो मोर और लेस पूरा का पूरा हमारा मानसून डिपेंडेंट है, बाकी हम नदियों से और नहरों से लेकर आते हैं, बट प्राइमरी तो मानसून डिपेंडेंट है। तो इरेगुलर ऑनसेट या विड्रॉल ऑफ मानसून अगर होता है तो उससे सोइंग और हार्वेस्टिंग शेड्यूल बदल जाते हैं। रेनफॉल का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उससे ड्रॉट्स एंड फ्लड्स के अकरेंस बढ़ जाते हैं। हैवी रेनफॉल से वाटर लॉगिंग होती है, सॉइल इरोजन होता है, न्यूट्रिएंट लॉस होता है। रिड्यूस रेनफॉल होगी तो इरिगेशन वाटर की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी और फिर फर्दर क्रॉप की प्रोडक्टिविटी और कम हो जाएगी।
फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स अगर बढ़ते हैं, तो जब हमारी हीट वेव्स बढ़ रही हैं, ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन्स बार बार आ रहे हैं, तो क्रॉप्स को तो डैमेज होगा ही होगा। ये तो पूरे इंफ्रा को डैमेज करता है, तो क्रॉप्स तो उसी का एक पार्ट होता है। फ्रीक्वेंट एक्सट्रीम इवेंट्स होंगे तो उससे प्रोडक्शन रिस्क भी होगा, फार्मर्स की इनकम भी कम हो जाएगी, और जो स्टैंडिंग क्रॉप्स हैं वो ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, स्पेशली जो उनकी फ्लावरिंग या हार्वेस्टिंग स्टेजेस होती है तब। इंक्रीज पेस्ट एंड डिजीज इंसिडेंट्स होते हैं। राइजिंग टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, राइजिंग टेम्परेचर में ह्यूमिडिटी की वजह से हमारी फेवरेबल कंडीशन फॉर पेस्ट वगैरह मिलेंगी। जब ह्यूमिडिटी ऐसी होगी, टेम्परेचर बढ़ रहा है, पेस्ट वगैरह बनेंगे, तो वो हमारी फसलों को बीमार करेंगे, हमारी फसलों में कीड़ा लगेगा। और जब ऐसा होगा तो अगेन प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि फार्मर्स को इंक्रीज यूज ऑफ पेस्टिसाइड करना पड़ेगा। सॉइल डिग्रेडेशन, बारिश बहुत ज्यादा होगी तो उससे सॉइल इरोजन होगा, न्यूट्रिएंट लीचिंग होगी। हम लोगों ने पढ़ा था वाटर से क्या इफेक्ट आता है सॉइल इरोजन पे। और अगर सूखा पड़ता है तो उससे सॉइल का मॉइस्चर कम हो जाएगा, तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी कम हो जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ने से ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन एक्सेलरेट हो जाएगा, सैलिनिटी बढ़ेगी और डेजर्टिफिकेशन बढ़ेगा कुछ रीजन में जो ज्यादा वल्नरेबल हैं। वाटर स्केर्सिटी होती है, अगर बारिश कम हुई या फिर ग्राउंड वाटर लेवल कम होने लगा, तो इरिगेशन के लिए जो पानी चाहिए होता है वो नहीं मिलेगा। फिर एग्रीकल्चर में ही अमंग द क्रॉप्स कंपटीशन बढ़ेगा पानी के लिए। इंडस्ट्रीज एंड डोमेस्टिक सेक्टर में कंपटीशन और बढ़ने लग जाएगा। वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को ग्रो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, उनका कल्टीवेशन मुश्किल हो जाएगा। एलिवेटेड CO2, जब एलिवेटेड CO2 से हमारा मतलब है कि एटमॉस्फेयर में जो CO2 बढ़ रही है, एटमॉस्फेयर में अगर CO2 बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, कुछ क्रॉप्स के अंदर तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, इन्हें हम C3 क्रॉप्स कहते हैं, जैसे राइस, व्हीट या सोयाबीन। और इसे CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट कहते हैं कि इनके अंदर फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से। हाउएवर, राइजिंग टेम्परेचर हो जाएंगे, वाटर स्कैर्सिटी होगी, न्यूट्रिएंट लिमिटेशन होगा और इंक्रीज पेस्ट प्रेशर होगा, तो उस सब के आगे ये जो बेनिफिट हमें दिखा, ये बेनिफिट नलीफाई हो जाएगा। क्रॉप क्वालिटी, फिर चाहे उसमें प्रोटीन हो या माइक्रो न्यूट्रिएंट कंटेंट हो, ये डिक्लाइन होने लग जाएगा डिस्पाइट हायर CO2 कॉन्सेंट्रेशंस। लाइव स्टॉक पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हीट स्ट्रेस से क्या होता है, हमारे जो पशु होते हैं उनका फीड इंटेक कम हो जाता है, ग्रोथ रेट कम होती है, मिल्क का प्रोडक्शन कम होता है, रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस कम होने लगती है। राइजिंग टेम्परेचर से लाइव स्टॉक की मोर्टेलिटी भी बढ़ती है अगर ज्यादा हीट इवेंट्स होते हैं, एक्सट्रीम हीट इवेंट्स के केस में। क्वालिटी ऑफ फॉडर की अवेलेबिलिटी भी कम होती है और फॉडर की क्वालिटी भी डिक्लाइन होने लगती है। क्यों? क्योंकि सूखा पड़ रहा है, लैंड डिग्रेडेशन होता है। वाटर स्कैर्सिटी से एनिमल की हेल्थ भी अफेक्ट हो रही है, प्रोडक्टिविटी भी अफेक्ट हो रही है। और क्लाइमेट चेंज से क्या होगा, तो लाइव स्टॉक को अलग अलग डिजीज होने का खतरा होता है, वो बढ़ जाता है, पैरासाइट्स के आने का खतरा बढ़ जाता है। इंडिजीनियस ब्रीड्स जो होती हैं वो तो फिर भी थोड़ा ज्यादा हीट टॉलरेंस दिखाती हैं, बट जो एक्सोटिक ब्रीड्स होती हैं, एनिमल हस्बेंड्री में पढ़ा है ना, एक्सोटिक जो एक्सोटिक ब्रीड्स होती हैं हीट वो ज्यादा हीट नहीं टॉलरेट कर पाती। फिशरीज और एक्वाकल्चर पे बात करें तो राइजिंग वाटर से फिश वाटर का टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो मछलियों की भी ग्रोथ हमारी अफेक्ट होगी, फिर चाहे उनका ब्रीडिंग हो या उनका माइग्रेशन पैटर्न हो। ओशन वार्मिंग से, एसिडिफिकेशन से मैरीन बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट होती है। कोरल ब्लीचिंग होती है जिससे मैरीन इकोसिस्टम और ज़्यादा अफेक्ट होता है। फ्लड या साइक्लोन्स है वो एक्वाकल्चर को, जो या जो एक्वाकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे डैमेज करता है। रिवर के फ्लो में अगर चेंज आता है तो फ्रेश वाटर फिश हैबिटेट्स भी ऑल्टर होने लगते हैं। फॉरेस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट आता है, क्लाइमेट चेंज से फॉरेस्ट कंपोजिशन और स्पीसीज का डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट होता है। टेम्परेचर बढ़ने से और प्रोलॉन्ग ड्रॉट्स आने से फॉरेस्ट फायर का रिस्क भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पेस्ट आउटब्रेक होता है तो उसमें इन्वेसिव स्पीशीज जो होती हैं वो ज़्यादा फ्रिक्वेंट हो जाएंगी। फॉरेस्ट डिग्रेडेशन से कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कैपेसिटी कम होगी, और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कैपेसिटी कम होगी तो फर्दर ग्रीन हाउस इफेक्ट और बढ़ेगा। और फिर बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम सर्विसेज डिक्लाइन होने लग जाएंगी वल्नरेबल इकोसिस्टम में। रूरल लाइवलीहुड पे बात करें तो रूरल लाइवलीहुड तो एग्रीकल्चर पे, लाइव स्टॉक पे, फिशरी पे, फॉरेस्ट्री पे और बाकी नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है। दैट मीन्स क्लाइमेट चेंज की वजह से जो अवेलेबिलिटी या प्रोडक्टिविटी थी इन रिसोर्सेज की वो अफेक्ट होगी, और उसके अफेक्ट होने से इनकम, एम्प्लॉयमेंट और लिविंग स्टैंडर्ड्स भी अफेक्ट होने लग जाएंगे। मेजर इम्पैक्ट की बात करें तो जैसे फार्म इनकम में डिक्लाइन हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट लॉस होगा, फूड इनसिक्योरिटी होगी। ये दो दो पॉइंट है सबके, ये आप लोग खुद से रीड कर सकते हैं, मैं सिर्फ आपको हेडलाइन में बता रहा हूँ कि मेजर इम्पैक्ट्स क्या है। फार्म इनकम कम होने लग जाएगी, एम्प्लॉयमेंट लॉस होगा और फूड सिक्योरिटी बढ़ेगी। इसके अलावा वाटर इनसिक्योरिटी बढ़ेगी, माइग्रेशन बढ़ेगा और पॉवर्टी बढ़ेगी। हेल्थ रिस्क बढ़ेंगे एंड देयर विल बी इंक्रीज वल्नरेबिलिटी ऑफ वुमेन। क्यों? क्योंकि वुमेन के पास ही ऐसा बर्डन अपने आप पड़ जाता है कि उन्हें पानी इकट्ठा करके रखना है, स्टोर करके रखना है, फ्यूल वुड लेकर आना है, फॉडर लेकर आना है ड्यूरिंग रिसोर्स स्कैर्सिटी। तो उनके ऊपर बर्डन और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो वो ज्यादा वल्नरेबल हो जाएंगी। फिर आता है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर।
क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर एक ऐसा इंटीग्रेटेड अप्रोच है जिसके थ्रू हम लोग एग्रीकल्चर सिस्टम्स को मैनेज कर रहे हैं, और इसका एम है कि प्रोडक्टिविटी बढ़े, एनहेंस रेजिलियंस टू क्लाइमेट चेंज एंड रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन वेर एवर पॉसिबल। तो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर हमारी बात करता है, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच को लेकर आता है एग्रीकल्चर सिस्टम को मैनेज करने के लिए, जिसका एम रहेगा कि प्रोडक्टिविटी बढ़े, क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट रेजिलियंस बढ़े, और ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिड्यूस होता रहे जहां पर भी हमारे लिए पॉसिबल है। इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन लेकर आए थे टू एड्रेस द चैलेंजेस पोज्ड बाय क्लाइमेट चेंज विदाउट एंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी। ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के? इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड फार्मर्स इनकम, strengthen resilience and adaptive capacity to climate change, reduce greenhouse gas emissions from agriculture wherever feasible, ensure long-term food and nutritional security। जो हमारी अलग अलग मेजर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है वो क्या क्या है? जैसे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है, ड्रॉट एंड अदर टॉलरेंट क्रॉप वेराइटीज है, प्रिसीजन फार्मिंग है, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर है, एग्रो फॉरेस्ट्री है, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है, एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम है जैसे कि ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर इरिगेशन लेकर आए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटरशेड मैनेजमेंट है, या फिर वेदर बेस्ड एग्रो एडवाइजरी सर्विसेज है। बेनिफिट्स क्या रहते हैं क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के? हमारी क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, सॉइल और वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व करेंगे, ड्रॉट्स के अगेंस्ट में, फ्लड के अगेंस्ट में, हीट स्ट्रेस के अगेंस्ट में रेजिलियंस बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन रिस्क कम होंगे, इनपुट्स का यूज एफिशिएंट हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम हो जाएगा, फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी, लाइवलीहुड सिक्योरिटी बढ़ेगी, और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को सपोर्ट मिलेगा। ये हमारे क्लाइमेट रेजिलिएंट या क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के बेनिफिट्स हैं। तो आपके पास डिस्क्रिप्टिव में एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या होता है, इसके क्या फीचर्स हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए इसलिए। अब जो हमारा क्लाइमेट चेंज है उसके इम्पैक्ट को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? वही चीज है ना, जैसे हमने क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में पढ़ा। अब अभी तक हम लोगों ने क्या समझा? हम लोगों ने ये समझा ना कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी इकोलॉजी बिगड़ रही है, और उसमें क्या हो रहा है, हमारा ग्रीन हाउस गैस सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। ग्रीन हाउस गैस की वजह से हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, हमारे रेनफॉल के पैटर्न बदल रहे हैं, मौसम बदल रहा है जगह जगह का, उससे हमारा एग्रीकल्चर अफेक्ट हो रहा है। अब उस सारे क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या फिर कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज तो ये कर सकते हैं जो हमने सीड में भी पढ़ा था, क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप वेराइटीज का यूज करना है, उन्हें डेवलप करना है, उन्हें अडॉप्ट करना है। माइक्रो इरिगेशन सिस्टम लेकर आने हैं, जैसे हमारा ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन लेकर आए। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है। जो हमारे वेदर फोरकास्टिंग या एग्रोमेट्रोलॉजी एडवाइजरी सर्विसेज है, याद करो हमने यूनिट 1 के अंदर पढ़ा था, उन्हें स्ट्रेंथन करना है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम लेकर आने हैं। यही सब चीजें तो हम लोगों ने पढ़ी थी। सॉइल वाटर कंजर्वेशन करना है थ्रू वाटरशेड डेवलपमेंट। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स को एक्सपेंड करना है ताकि लॉसेज अगर कवर हो जाए। रिन्यूएबल एनर्जी को एग्रीकल्चर में लेकर आना है, जैसे सोलर पावर्ड इरिगेशन पंप्स, ताकि समवेयर हम लोग ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस को रोक पाए। कैपेसिटी बिल्डिंग करानी है फार्मर्स की, और क्लाइमेट अवेयरनेस करानी है। फार्मर्स को भी पता होना चाहिए कि क्लाइमेट किस तरह से चीजों को अफेक्ट करता है, तो क्लाइमेट को चेंज होने से पॉल्यूशन, बेसिकली ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हमें रोकना है ना, इट इज अ काइंड ऑफ पॉल्यूशन ओनली, वो हमें रोकना है। अगर इकोलॉजी हमारी स्टेबल रहेगी तो हमारा क्लाइमेट चेंज नहीं रहेगा। इकोलॉजी ही अगर अनस्टेबल होने लग जाएगी, इकोलॉजी में ह्यूमन की वजह से इतने ज्यादा चेंजेस आएंगे। जो नेचुरल चेंजेस है वो तो है ही है, उसे तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट जो एंथ्रोपोजेनिक चेंजेस हैं, ह्यूमन फैक्टर्स हैं, उन्हें तो कंट्रोल किया जा सकता है। अब आप उन्हें बिल्कुल खत्म भी नहीं कर सकते, बट कंट्रोल कर सकते हो। और एग्रीकल्चर रिसर्च एंड इनोवेशन में इंक्रीज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट किस चीज के लिए? रिसर्च के लिए। रिसर्च क्या करेगा? रिसर्च ज्यादा बेटर क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप वेराइटीज बनाने की कोशिश करेगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आया है पिछले कुछ टाइम से, कार्बन क्रेडिट एंड कार्बन मार्केट्स का। तो कार्बन क्रेडिट क्या होता है? कार्बन क्रेडिट एक ट्रेडेबल सर्टिफिकेट होता है। ये मतलब एक तरह से परमिट होता है कि आपने दिखाया किस तरह से CO2 को रिडक्शन करा है एटमॉस्फेयर से। इसके अंदर 1 मेट्रिक टन ऑफ CO2 की बात होती है, या फिर उसके इक्विवेलेंट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। अब जैसे मान लो कोई इंडस्ट्री है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उसने अपने कुछ फिल्टर्स वगैरह लगाए, उसने अपने अंदर कुछ चेंजेस करे, इनोवेशन लेकर आया कि पहले अगर मान लो 50 टन CO2 रिलीज करता था वो मंथली बेसिस पे, अब उसकी 25 टन रह गई या 30 टन रह गई, तो उसने 20 टन कम कर दिया। 20 टन कम कर दिया ना, तो उसने कुछ ऐसा अपने ऊपर खर्चा करा अपने सिस्टम के ऊपर कि उसका 20 टन CO2 एमिशन कम हो गया। तो वो एक तरह से उसने कार्बन क्रेडिट ले लिए। तो कार्बन क्रेडिट्स के इससे क्या होता है, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मिलती है उन ऑर्गेनाइजेशन को, उन कंट्रीज को
जो कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करते हैं बिलो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स और अंडरटेक प्रोजेक्ट दैट रिमूव कार्बन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, चाहे वो कंट्रीज हो या ऑर्गेनाइजेशंस हो जो कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करते हैं। ये इंपॉर्टेंट टूल है फॉर प्रमोटिंग लो कार्बन टेक्नोलॉजीज, रिन्यूएबल एनर्जी, एफॉरेस्टेशन, एनर्जी एफिशिएंसी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कार्बन क्रेडिट को हम, जैसे अगर आपने बैंकिंग में पढ़ा तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट को हम लोग खरीदना बेचना करते हैं। सिमिलरली कार्बन क्रेडिट को खरीद बेच की जा सकती है कार्बन मार्केट में। कार्बन क्रेडिट की खरीद बेच कार्बन मार्केट में होती है। इसकी हेल्प से जो एंटिटीज हैं जो ज्यादा एमिशन कर रही हैं, जैसे पीछे न्यूज में भी आया था, तो इसको ऐसे समझिए। हमारे पास मान लीजिए मार्केट में 5 कंपनियां हैं, A B C D E। हमने हर कंपनी को टारगेट दिया है कि आपके कार्बन क्रेडिट 100 होने चाहिए। से फॉर एग्जांपल ए के 100 है, बी के 120 है, सी के 130 है, डी और ई 80 और 90 पर रह गए। अब या तो हम डी और ई पे पेनल्टी लगाएं, या डी और ई से, या हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया कि बी ने और सी ने 120 और 130 कर दिए ना, उन लोगों ने 100 से ज्यादा कर दिए, तो उन लोगों ने ज्यादा खर्चा करा होगा, तो उन्हें उसका कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए। तो ये बोला गया कि जिनके 100 से कम है वो इन कंपनी से कार्बन सर्टिफिकेट खरीद सकते हैं या कार्बन क्रेडिट खरीद सकते हैं। तो वो उन्हें पैसा देकर, किसी ने 20 खरीद लिया, किसी ने 10 खरीद लिया, इस तरह से उन्होंने कार्बन क्रेडिट खरीद लिए। तो ये जो सेलिंग और परचेसिंग हो रही है ये कार्बन मार्केट में हो रही है। तो जिस कंपनी ने कार्बन क्रेडिट पूरे नहीं कर पाए उन्होंने खरीद लिए, और जिस कंपनी ने एक्सेस कर दिया उन्हें बेच दिया। तो जिसे खरीदना पड़ा उसके ऊपर एक तरह से मॉनेटरी पेनल्टी की तरह हो गया कि उसका खर्चा हुआ, और जिसने एक्सेस करा उसे एक तरह से इनाम मिल गया कि उसने बेचा तो उसने उससे पैसे कमा लिए। ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है कार्बन क्रेडिट के, कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का रिडक्शन होना है, क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज के अंदर इन्वेस्टमेंट होना है, एफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को प्रमोट करना है, एमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए इकोनॉमिक इंसेंटिव्स मिलने हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट रेजिलिएंट ग्रोथ होगी, और जो कंट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो क्लाइमेट कमिटमेंट्स को अचीव करेंगी। फिर एक टर्म होती है CO2E, ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट। तो अलग अलग गैसेज होती है जिनकी अलग अलग हीट ट्रैपिंग कैपेसिटी होती है, हमने इसको समझा अभी तक ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल को। तो उनके इम्पैक्ट को, एमिशंस को हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1 कार्बन क्रेडिट जो होता है इट इज इक्वल्स टू रिडक्शन और रिमूवल ऑफ 1 टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट। ठीक है, 1 टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट। अब ये इक्विवेलेंट देखा जाएगा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के केस में, उसके अंदर मेजर किया जाता है, तो उसको हम 1 कार्बन क्रेडिट बोलते हैं। तो 1 टन ऑफ CO2 या फिर 1 टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट को रिमूव करता है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है ये हम लोग समझ चुके हैं। जो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है उसे कैप्चर करना, उसे स्टोर करना फॉर द लॉन्ग पीरियड, ताकि उसका कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर से हट जाए, उससे हम लोग कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कहते हैं। और सबसे अच्छा कार्बन सिक्वेस्टर कौन करते हैं, हमारे फॉरेस्ट। It helps mitigate climate change by removing carbon dioxide from atmosphere and storing it in a natural or artificial reservoirs. कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कैसे कैसे होते हैं, टाइप्स इसके, जैसे बायोलॉजिकल होता है, जियोलॉजिकल होता है। बायोलॉजिकल में क्या होता है, कार्बन इज एब्जॉर्ब्ड एंड स्टोर्ड बाय प्लांट्स, फॉरेस्ट, सॉइल, वेटलैंड्स एंड ओशन थ्रू नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस। एग्जांपल इसका एफॉरेस्टेशन है, रिफॉरेस्टेशन है, एग्रो फॉरेस्ट्री है, मैंग्रोव कंजर्वेशन है, या फिर सॉइल कार्बन मैनेजमेंट है। जियोलॉजिकल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के अंदर क्या होता है, जो हमारे इंडस्ट्रियल सोर्सेज हैं, जो हमारे इंडस्ट्रियल सोर्सेज हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करेंगे, मतलब वहां से कैप्चर किया जाता है और उसको अंडरग्राउंड जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस में इंजेक्ट कर दिया जाता है फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज। दिस इज कॉमनली नोन एज कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी, CCS। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है CCS क्या है, प्री में भी और मेंस में भी इससे रिलेटेड 2 लाइन के स्टेटमेंट के साथ आपके पास सवाल आ सकता है। कुछ दिनों में हम लोग MCQs करना शुरू करेंगे। कार्बन मार्केट्स की बात की जाए तो कार्बन मार्केट हमारे वो ट्रेडिंग सिस्टम है जहाँ पे कार्बन क्रेडिट्स को, एमिशंस को हम लोग खरीदना बेचना करते हैं। इसकी हेल्प से जो कंट्रीज हैं, कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके एमिशंस में रिडक्शन आता है एक कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में। ये हमने समझा भी, जब वो अगर खर्चा कर रहे हैं तो उन्हें क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं। जो कार्बन मार्केट्स हैं दे एनकरेज एमिशन रिडक्शन बाय अटैचिंग एन इकोनॉमिक वैल्यू टू ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएंगे कार्बन मार्केट्स के, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम हो जाएगा, कॉस्ट इफेक्टिव क्लाइमेट एक्शन आएंगे, क्लीन टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल एनर्जीज आएंगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट मिलेगा, और क्लाइमेट मिटिगेशन के लिए फाइनेंस मोबिलाइज होने लग जाएगा। क्योंकि फिर इंडस्ट्रीज, कंपनीज इन चीजों में भी पैसा खर्च करेंगे ना, क्योंकि उन्हें उसका बेनिफिट दिख रहा है। एक तो आपने स्टेटूटरी रिक्वायरमेंट दे दिया, लीगल रिक्वायरमेंट दे दी कि आपको इतने कार्बन क्रेडिट आपके होने चाहिए। अब जिसके नहीं है
उस पे या तो सरकार पेनल्टी लगाएगी या फिर उसको ऑप्शन दे दे कि आप मार्केट से कार्बन क्रेडिट खरीद लो। जब मार्केट से खरीदने की बात कर दी, तो उसमें जो कंपनी ज्यादा ज्यादा अचीव कर रही हैं, उन्हें दिखेगा कि हाँ ये बेनिफिशियल है, इसमें सिर्फ नुकसान नहीं है। आप बाद में कार्बन क्रेडिट हर साल बेच सकते हो। एक बार का इन्वेस्टमेंट कर दिया, फिर उसके बाद सिर्फ मेंटेनेंस है डिवाइसेस की। अब कार्बन मार्केट हमारे कितने होते हैं? एक हमारा कंप्लायंस कार्बन मार्केट होता है, एक वॉलंटरी कार्बन मार्केट होता है। जो कंप्लायंस कार्बन मार्केट होता है, ये लीगली बाइंडिंग नेशनल और इंटरनेशनल रेगुलेशन के अंडर चलता है। इसमें जो गवर्नमेंट है वो एमिशन लिमिट लगाती है इंडस्ट्रीज के ऊपर, जैसे हमने एग्जांपल दिया कि 100 यूनिट्स की बात की थी हम लोगों ने। ऑर्गेनाइजेशन जो उससे ज्यादा लिमिट लगा रही हैं, उन्हें कार्बन क्रेडिट या फिर एमिशन अलाउंस खरीदना पड़ेगा। एग्जांपल एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम होता है या फिर कार्बन मार्केट, जो कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट में चलता है। दूसरा वॉलंटरी कार्बन मार्केट होता है, इसके अंदर कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। कंपनीज, इंस्टीट्यूशन या इंडिविजुअल्स जो हैं, वो वॉलंटरली कार्बन क्रेडिट परचेज करते हैं अपने ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के लिए। बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो वॉलंटरी कार्बन मार्केट यूज करते हैं ताकि वो नेट जीरो या फिर कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी गोल्स को अचीव कर पाए। ये दोनों ही चीजें मार्च अप्रैल के फेब्रुवरी मार्च के करंट अफेयर्स में भी मैंने कराई है, और आपको गवर्नमेंट स्कीम के अंदर भी कराया है फेब्रुवरी मार्केट फेब या मार्च में। इसको आप लोग चेक करिएगा वहां पर। अलग से भी अगर नीड पड़ेगी, कुछ इसकी न्यूज आएगी, तो मैं फिर से करवाऊंगा। कार्बन ट्रेडिंग होती है फिर। अब कार्बन ट्रेडिंग क्या होता है? कार्बन ट्रेडिंग बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कार्बन क्रेडिट्स। जो हमने कार्बन क्रेडिट्स अर्न किए, जिसके ज्यादा थे या जिसके कम थे, वो खरीदना बेचना कर रहे हैं उसका, वो हमारी कार्बन ट्रेडिंग होती है। इसे चाहे कार्बन क्रेडिट्स बोल दो या फिर कुछ कंट्रीज में इसको एमिशन अलाउंस बोल दो। इसकी हेल्प से जिन एंटिटीज के एमिशंस थ्रेशोल्ड से कम हैं, और जिन एंटिटीज के एमिशन थ्रेशोल्ड से ज्यादा हैं, तो वो कम वालों से ज्यादा वाले अपने लिए क्रेडिट खरीद सकते हैं। अब कार्बन ट्रेडिंग वर्क कैसे करती है? कोई गवर्नमेंट या इंटरनेशनल एग्रीमेंट होगा जिससे कि एमिशन लिमिट लगेगी, एक कैप लग जाएगा। फिर एमिशन अलाउंस या कार्बन क्रेडिट एलोकेट कर दी जाएंगे उसके हिसाब से। ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने लेस एमिट करा है, उनके पास सरप्लस क्रेडिट होंगे। ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने ज्यादा एमिट करा है, उन्हें सरप्लस क्रेडिट खरीदने पड़ेंगे। और सर टोटल एमिशन जो है वो विद इन द प्रिस्क्राइब्ड कैप रहेगा। तो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो कम या ज्यादा रहेगा, बट फॉर अ नेशन वो चीज बैलेंस आउट हो जाएगी। और अगर किसी नेशन के लिए भी कम या ज्यादा है, क्योंकि ये इंटरनेशनल मार्केट में खरीदना परचेजना हो रहा है, तो ग्लोबल लेवल पे चीज बैलेंस आउट हो जाएगी। फिर इसमें कैप एंड ट्रेड सिस्टम होता है। कैप एंड ट्रेड सिस्टम क्या है? ये मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म होता है, जिसके अंदर एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, जो कि मैक्सिमम लिमिट या कैप लगा देगी ग्रीन हाउस गैस एमिशन में, एंड अलाउ एंटिटीज टू यूज ट्रेड एमिशन परमिट्स। इसमें क्या होगा? इंडस्ट्रीज के बाद फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी बिटवीन रिड्यूसिंग एमिशन और परचेजिंग एडिशनल परमिट। इसमें इंडस्ट्रीज के पास ऑप्शन है कि वो क्लीनर टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करेंगे। They achieve emission reduction at lower economic cost. They promote innovation and energy efficiency and supports long-term climate goals. अब क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्या होता है? क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर बनाया गया था 1997 में। तो क्योटो प्रोटोकॉल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है रिलेटेड टू इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। उससे रिलेटेड कुछ भी अगर किया जा रहा है, तो वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, it is one of the flexibility mechanism established under the Kyoto Protocol 1997। इसमें क्या होता है? जो हमारी कंट्रीज हैं, वो एमिशन रिडक्शन में इन्वेस्ट करेंगी, इस तरह के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगी इन डेवलपिंग कंट्रीज। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो डेवलपिंग कंट्रीज में इन्वेस्ट करेंगी, एंड दे विल अर्न सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शंस, CERs। ईच CER रिप्रेजेंट अ रिडक्शन इन 1 टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट। तो जैसे हमारे कार्बन क्रेडिट थे, यहाँ पे क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म 1997 में आया था। इसमें जो डेवलप्ड कंट्रीज थी, वो डेवलपिंग कंट्रीज में ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेंगी कि ईच टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट रिमूवल इज इक्विवेलेंट टू 1 CER। CER इज सर्टिफाइड एमिशन रेट। ऑब्जेक्टिव क्या था? कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनको उनके एमिशन रिडक्शन कमिटमेंट्स में हेल्प मिलेगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा डेवलपिंग कंट्रीज में, क्लीन टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और ग्लोबल लेवल पे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम होंगे। एग्जांपल जैसे डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज में सोलर पावर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करती हैं, विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रही हैं, बायोमास एनर्जी में कर रही हैं, स्मॉल हाइड्रो पावर में मीथेन कैप्चर कर रहे हैं लैंडफिल साइट से, या फिर एनर्जी एफिशिएंट इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजीज लेकर आ रही हैं। कार्बन ऑफसेट होता है। छोटी छोटी डेफिनेशन है जिन पर डायरेक्ट MCQ आते हैं। कार्बन ऑफसेट क्या होता है? इट इज द रिडक्शन और रिमूवल ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन इन वन लोकेशन टू कंपनसेट फॉर एमिशन प्रोड्यूस्ड एल्सवेयर। Carbon offsets are generated through projects that reduce, avoid or remove greenhouse gas emissions. एग्जाम्पल एफोरेस्टेशन एंड रिफोरेस्टेशन हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हो गए, बायोगैस प्लांट्स हो गए,
बेटर तरह के कोक स्टोव्स हो गए या फिर मीथेन कैप्चर प्रोजेक्ट्स हो गए। तो कार्बन ऑफसेट के अंदर जो हम लोगों का ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है किसी भी एक लोकेशन में, उससे उससे हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं। अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन को हम लोग कम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं और हमारा ज्यादा हो रहा है। ये ऑफसेट हो रहा है कि कहीं कहीं पे ज्यादा हो गया तो कहीं और पे हमने कम कर दिया ताकि बैलेंस आउट रहे। चलिए आगे चलते हैं इसमें। अब कार्बन क्रेडिट और कार्बन मार्केट के बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स और लिमिटेशंस मैंने एक ही स्लाइड पे डालने की कोशिश करी है। इट विल रिड्यूस ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस emissions, promote renewable energy and energy efficiency, encourage afforestation and forest conservation, generate financial incentives for emission reduction, support sustainable development and green technologies, mobilize private investment in climate action, help countries achieve their NDCs, nationally determined contributions, promote international cooperation in addressing climate change. Limitations क्या हो जाएंगी कि accurate measurement बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कई बार कार्बन क्रेडिट्स का डबल काउंटिंग हो जाता है। कार्बन मार्केट्स क्योंकि ओपन मार्केट है तो प्राइस वॉलेटिलिटी है, कोई फिक्स प्राइस नहीं है। डेवलपिंग कंट्रीज का पार्टिसिपेशन ज्यादा नहीं है। डेवलप्ड कंट्रीज तो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं बट डेवलपिंग कंट्रीज का अनइक्वल पार्टिसिपेशन होता है। एनवायरमेंटल इंटीग्रिटी कई बार प्रोजेक्ट्स की समझ नहीं आती है। मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा चाहिए, रिपोर्टिंग बहुत ज्यादा चाहिए और वेरिफिकेशन की कॉस्ट बहुत ज्यादा है इसमें। एंड देन ओवर डिपेंडेंस ऑन ऑफसेट्स इंस्टेड ऑफ एक्चुअल एमिशन रिडक्शन। ऑफसेट्स पे ज्यादा ओवर डिपेंडेंस है। इसके साथ हम लोगों का पार्ट 4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आईपीसीसी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इन सारी ऑर्गेनाइजेशन और इन कॉन्फ्रेंसेस की बात करेंगे। वो पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, वो आपका स्टैटिक का भी पार्ट रहेगा और उससे रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स आते हैं वो हम लोग एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स की सीरीज शुरू करने वाले हैं रिसेंटली। तो मतलब जल्दी शुरू करेंगे तो उसके अंदर वो चीज़ कवर होगी। वीडियो अच्छा लगा हो आप लोगों को तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि बाकी वीडियोस के भी नोटिफिकेशन मिलते रहे। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है नाबार्ड GRA और ये टेलीग्राम ग्रुप है नाबार्ड ग्रेड ए। ये मेन चैनल है विश्वास क्लासेस का। आप लोग टेलीग्राम पे विश्वास क्लासेस डाल के सर्च करेंगे तो आप लोगों को मेरा मेन चैनल मिल जाएगा, जहाँ पे आपको मैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के बाकी वीडियोस भी शेयर करता रहता हूँ, चाहे आपका वो फेज 1 के लिए क्वांट्स हो, रीजनिंग हो या फिर कोई और सब्जेक्ट हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।